हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोज पर। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट थर्ड किसका, एमसीक्यूज का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के हम एमसीक्यू देख रहे थे, तो इससे पहले दो पार्ट में हमने काफी क्वेश्चंस देख लिया। आज हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। तो जिन्होंने अब तक पहले के दो पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट वन पार्ट टू करके, तो वहां पर आप क्लिक करके आप पहले के भी दो पार्ट दे सकते हैं। देखो एमसीक्यूज क्या है, आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जब आप सुबह उठते हैं या रात को सोते टाइम भी अगर वीडियो चला करके रख देंगे, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से बताया है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं, तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप उसका आंसर अगर आपको पहले से याद है तो माइंड में आप गैस कर लीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, फिर उसके बाद देखिए कि वो आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू सोते और उठते टाइम आप इजिली इसको याद कर सकते हैं। इसलिए ये जो वीडियोस है वो ज्यादातर आपको सुबह या रात को देखने को मिल रही होंगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो पार्ट थर्ड है, इसमें देखो हमने आज जो स्टार्ट करना है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, और जो ये बुक है आपकी राजनीतिक विज्ञान की जो लोकतांत्रिक राजनीति आपकी बुक है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड में मैंने तीन क्वेश्चंस आपको दिए थे कि इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूं, जो हमने पिछले पार्ट में छोड़े थे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए था कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था, तो काफी बच्चों के कमेंट्स भी आए वहां पे, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इसके चार ऑप्शन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। ए है आपका तमिलों का, बी आपका सिंहलियों का, सी आपका डचों का, डी आपका हिंदुस्तानी तमिलों का। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिंहलियों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है आपका 1948, 1949, 1956 या फिर 1961। प्रश्न नंबर दो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1948। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीन बच्चों आप देख रहे हैं, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। ऑप्शन है आपके 1950, 1960, 1956, 1955। तीसरे का जो सही आंसर है वो है सी नंबर, 1956। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर चार का वो है ए, केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर पांच, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन है आपका दो, तीन, चार या फिर पांच। तो पांचवे का जो सही आंसर है वो है बी, यानी तीन अंग होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा है आपसे, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। जनता, सरकार, विधायिका या फिर कार्यपालिका। प्रश्न नंबर 6, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, किसके हाथों में, सरकार के हाथों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है 20, 21, 22 या फिर 23। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 22 भाषाओं को क्या दे रखा है, अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दे रखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, उसके बाद जो ये अगला चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संघवाद, इसके प्रश्न जो है एमसीक्यू। पहला प्रश्न है इसमें, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। ऑप्शन है आपके एकात्मक, संघीय, सामुदायिक, स्थानीय। तो प्रश्न नंबर एक का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, देखो ज्यादातर कोशिश करिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाएं, या फिर आप मन में गैस करिए और लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पहले से याद थे। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्थानीय स्वशासन। प्रश्न नंबर दो है, संविधान और विभिन्न प्रकार की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन है न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर दो का सही आंसर हो जाएगा न्यायालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन बच्चों आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से जो संघ सरकार की विशेषता नहीं है वो क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, दो स्तर की सरकारें, दोनों, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपने नहीं देखना है। अगला प्रश्न है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, भारत, मतलब कहां पर ये आपको उदाहरण देखने को मिलता है कि साथ आकर संघ बनाना है। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेल्जियम में या फिर जापान में। प्रश्न नंबर चार, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पांच बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका जो क्वेश्चन है वो है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साथ लेकर चलने वाला संघ का उदाहरण नहीं है, यानी साथ लेकर नहीं चलने वाला? ऑप्शन है आपका भारत, बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर है वो है डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या फिर भारत? तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर है वो है भारत। यानी राज्य यहाँ अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वो सारे किसके साथ मिले हुए हैं? केंद्र से, यानी केंद्र का शासन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम किस वर्ष उठाया गया? 1991, 1992, 1995 या फिर 1998 में? तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, 1992। अगला प्रश्न है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर, सभापति, राज्यपाल या फिर सरपंच? तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, मेयर। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश बच्चों ऑप्शन जो है 9, 7, 10 या फिर 8। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, 8। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, बोला है कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन है आपके बच्चों मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो चारों में से जो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 10 का वो है डी, दिल्ली। दिल्ली क्या है? संघीय राज्य नहीं है। अगला है देखो, ये केंद्र के अधीन है दिल्ली, इसलिए संघीय राज्य में नहीं आता है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में? 27, 28, 29 या 30? प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है बी, 28। प्रश्न नंबर 12 देख रहे हैं आप, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1980, 1990, 1992 या फिर 2004 में? प्रश्न नंबर 12 इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1992 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? किसमें है सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या फिर राज्यसभा में? तो प्रश्न नंबर 13 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं आप, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से किस में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? यानी कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा, कृषि, पुलिस या फिर रक्षा। इस 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, शिक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख रहे हैं बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, किनके मध्य में होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य में, राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच या फिर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य? लास्ट है आपका ऑप्शन व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों ये आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी लोकतंत्र और विविधता, चैप्टर आपका 3rd। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन शुरू किया था, किसने शुरू किया था? जॉन मिल्टन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जॉर्ज बुश ने, जॉन एफ कैनेडी ने? तो चारों में से पहला जो ऑप्शन है पहला जो आंसर है वो है बी नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या फिर जन्म पर? प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, जन्म पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? ऑप्शन आपके अफ्रीकन एशियन, एफ्रो अमेरिकी, अमेरिकन एशियन या फिर एंग्लो इंडियन? तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर, एफ्रो अमेरिकी। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 से 1968 के मध्य संचालित आंदोलन का नाम क्या था? ऑप्शन है नागरिक अधिकार आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या फिर ये सभी? तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है नागरिक अधिकार आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं बच्चों आप, ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? ऑप्शन आपके ईसाई, हिंदू, बौद्ध या फिर मुस्लिम। पांचवे का जो सही आंसर है वो है ए, ईसाई। ग्रेट ब्रिटेन में किसको मानने वाले सबसे ज्यादा हैं? ईसाइयों को। उसके बाद अगला चैप्टर आपका 4, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको देख लेते हैं। पहला आप देख रहे हैं इसमें, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक या फिर धर्म निरपेक्ष। पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नारीवादी। उसके बाद अगला प्रश्न है, नारीवादी वह पुरुष है या स्त्री है जो विश्वास करता है किसमें? पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे का जो सही आंसर है वो है सी, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी। प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही आंसर है वो है डी, ये सभी, यानी नॉर्वे भी है, स्वीडन भी और फिनलैंड भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? यूरोप के देशों में, नॉर्डिक देशों में, एशिया के देशों में, या फिर अफ्रीकी देशों में। प्रश्न नंबर 4, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा बी, नॉर्डिक देशों में। क्लियर है? जैसे जैसे मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूं आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर पाए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका। प्रश्न नंबर 5, इसका जो सही आंसर है वो है भारत। ठीक है, तो भारत में सबसे कम योगदान किसका रहता है? प्रतिनिधित्व महिलाओं का। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? ऑप्शन है आपके 5, 8, 10, 11। प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर है वो है सी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं किया या जोड़ा नहीं है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। प्रश्न नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर है वो है भारत, यानी किसी धर्म को अपना एक धर्म नहीं माना है। ठीक है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। अगला प्रश्न नंबर 8, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 25। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 था जाति धर्म और लैंगिक मसले वो चुका है कंप्लीट। ठीक है, देखो एक एक चैप्टर के जो मोस्ट एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही आपको सिर्फ मैं करा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न बोल रहा हूँ, अगला जो पार्ट है वो है 5, जन संघर्ष और आंदोलन। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। सन 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था जिसका उद्देश्य था, क्या था उसका उद्देश्य? राजतंत्र स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना, माओवादी शासन लाना या फिर राजा को पद से हटाना। तो पहले वाले का जो सही आंसर है वो है लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सर्वप्रथम लोकतंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ? 1960, 1965, 1980 या फिर 1990। प्रश्न नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1990। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं आप, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलीविया के जल युद्ध के बीच समानता थी, क्या समानता थी? राष्ट्रीय भागीदारी की, जनता की लामबंदी की, अहिंसक आंदोलन की या फिर हिंसा की अधिकता की। प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर है वो है बी नंबर, जनता की लामबंदी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशेष उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना? नेपाल, चीन, भारत या फिर श्रीलंका। प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, नेपाल। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ट्रेड यूनियंस किस प्रकार का समूह है? सामाजिक, वर्ग विशेष, संस्थागत, अस्थायी। पांचवे का जो सही आंसर है वो है बी, वर्ग विशेष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वो वर्ग है वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है? यानी कौन जो वर्ग विशेष के हित समूह का उदाहरण नहीं है? मजदूर संगठन, मानवाधिकार संगठन, व्यावसायिक संगठन या फिर पेशेवरों के संगठन। 6 का जो सही आंसर है वो है बी, मानवाधिकारों का संगठन। क्लियर है? चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला जो देख रहे हैं पार्ट 6 आपका राजनीतिक दल। ठीक है, और यहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था कौन सी है? राजनीतिक दल, हित समूह, दबाव समूह या फिर ये सभी। पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राजनीतिक दल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का कार्य क्या है? ऑप्शन है आपका, दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल। प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, भारत में, और आपको खाली जगह दे रखी है, कैसी व्यवस्था है? या सीधे सीधे बोल देते हैं, भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय, एक दलीय, गठबंधन, द्विदलीय। प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बहुदलीय। आपने देखा होगा कि कई तरह के राजनीतिक दल हमको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं बच्चों आप, चीन में शासन करने वाले अकेली पार्टी कौन सी है? यानी एकमात्र वहां पर पार्टी है, जैसे भारत में बहुदलीय है वहां पर एक दलीय है, तो कौन सी है वो? ऑप्शन आपके, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, पीपल्स पार्टी, कांग्रेस पार्टी। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ आपका चैप्टर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। अब आगे हम अगले चैप्टर नंबर 7 पर, और इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है क्योंकि यह क्या करता है? नागरिकत्व में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, या फिर उपयुक्त सभी। पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में विश्व में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकारों की संख्या अधिक है? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, तानाशाही, सीमित राजतंत्रात्मक। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, लोकतंत्रात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, वैध शासन व्यवस्था के मामले में कौन सी शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है? तानाशाही, भ्रष्टाचारी, लोकतांत्रिक या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सी नंबर, लोकतांत्रिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? ऑप्शन है, पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, मनमानी प्रक्रिया या फिर अपारदर्शी प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर है ए नंबर, पारदर्शी प्रक्रिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? पारदर्शिता, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, त्वरित निर्णय या फिर कानून निर्माण पर खुली चर्चा। प्रश्न नंबर 5 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र व्यवस्था आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर, न्यायपूर्ण वितरण पर या फिर ये सभी। प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, राजनीतिक समानता पर। ठीक है, और इसी के साथ आपका 7वां चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है
नेक्स्ट चैप्टर सॉरी स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट चैप्टर आपका, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो कितने मिनट की हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट से कम में ही हम वीडियो को रखें। ठीक है, और लगभग 20 मिनट की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो लास्ट चैप्टर बचा है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगला जो इसका बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न देख रहे हैं, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है, क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले का, वो हो जाएगा ए नंबर, कौन सा? लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां, प्रतिनिधियों की चुनौतियां, जनता की चुनौतियां, तानाशाहों की चुनौतियां। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लोकतंत्र की चुनौतियां। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है कौन? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। प्रश्न नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद 5वें को भी छोड़ दीजिए। छठा वाला है, इसमें आपसे कहा है निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है वह कौन सी है? ऑप्शन है मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, अगला है स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना, या फिर संघ के सिद्धांतों को उसकी इकाइयों में व्यवहारिक स्तर पर लागू करना। तो प्रश्न नंबर 6 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति सुधारना। तो इसी के साथ बच्चों आपके आज के जो एमसीक्यू थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप इन सभी एमसीक्यू के आंसर आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो एक बार और इस वीडियो को पूरा रिपीट करना और कोशिश करना कि जितने एमसीक्यूज की वीडियोस आपको मिल रही है, पार्ट मिल रहे हैं, सभी को आप देख लेंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लगभग 20 नंबर आपके कंफर्म दे करके जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न 1-1 नंबर के अलग से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपके यहीं से आएंगे, और प्लस जो आपके अति लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके, देखो मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल से लिखना होगा कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ और कैसे उसको स्वतंत्रता मिली। तो उसमें देखो जब आप 6 से 7 एमसीक्यू से एक चैप्टर तैयार कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना करके लिख पाएंगे आराम से। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रह जाता है आपके एग्जाम में। आई होप बच्चों पूरी वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और बाकी जो पार्ट आने वाले हैं उनको भी आप अच्छे से देखेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिल जाए। और सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम की। अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं पर किसी भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट आएगा आपके मन में जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और देखो लगभग आपको सारे सब्जेक्ट तैयार कराने वाला हूं और लगभग मैंने आपको आधे से ज्यादा चीजें दे भी दी हैं, आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर उसके बाद मैथ्स के दोबारा से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, और उससे पहले चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देते थे टॉप 10 पिछले जो 10 साल में पूछे गए हैं, और अब वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप लोगों को जो चैप्टर वाइज जो आपके इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, और अगर आपको लगता है कि सर तो ऐसी बात कर रहे हैं या मैं ऐसे आप लोगों को कुछ भी बता दे रहा हूं, तो एक बार पिछले साल की वीडियोस जरूर आप विजिट करिएगा, और उसमें जितना बताया है वही चीज आपके एग्जाम में आई है या नहीं आई है। ठीक है, तभी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगेगा तब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।